गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए का फाइनल ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, एशिया का भूगोल। जिसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था कल की क्लास में, अर्थात लास्ट की क्लास में मैंने आपको एशिया की मिट्टी के बारे में करा दिया था। आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से एशिया की कृषि के बारे में। एशिया की कृषि, यदि एशिया में कृषि की हम बात करें तो मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप सबसे प्राचीनतम कृषि करने वाला महाद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हम कह सकते हैं विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी महाद्वीप में निवास करती है, इसलिए कृषि की आवश्यकता भी क्या हुई, इस महाद्वीप में अधिक हुई। फिर हम बात करते हैं इस महाद्वीप में यदि हम बात करें लगभग 92 करोड़ कृषि हेक्टेयर भूमि है। कृषि के लिए कितनी, लगभग 92 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए है, जिसमें लगभग 200 करोड़ जनसंख्या, कितनी, लगभग 200 करोड़ जनसंख्या कृषि करती है। जिसका हम बात करें लगभग एशिया की 64% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न मानी गई है। हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में यदि हम प्रत्येक कृषि के या प्रत्येक कृषक के रूप में देखें तो लगभग 0.5 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक कृषि के क्षेत्र में उसके हिस्से में आती है। हम बात करते हैं एशिया में प्रमुख फसलें, कृषि के अंतर्गत प्रमुख फसलें। यदि फसलों की हम बात करें तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, खाद्यान्न फसल और व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसल मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो अर्थात मुख्य रूप से वह फसलें जो मानव की आवश्यकता के लिए, भोजन के लिए पूर्ति करती है। जैसे हम बात करें चावल है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, ये सभी क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। अब हम बात करते हैं एशिया कृषि का प्राचीनतम क्या रहा है, प्राचीनतम कृषि करने वाला महाद्वीप रहा है। और जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं एशिया के संसार में कुल उत्पादन का लगभग 25% भाग उत्पन्न करता है। यदि हम बात करें जो हमारे कृषि योग्य भूमि है उस पर लगभग 75% भाग पर जो कृषि की जाती है, उस 75% भाग में लगभग 25% क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले खाद्यान्न फसलों में चावल की। अपना जो एग्जाम में टॉपिक बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ये देख लेना। टॉपिक बनता है अपना एग्जाम में, कोई भी एक फसल का नाम दे देगा, जैसे खाद्यान्न फसल है, पेय फसल है या व्यापारिक फसल है, कोई भी एक फसल का नाम दे देगा और उसमें वो क्या पूछेगा, उसके अंतर्गत कहेगा। जैसे हम बात करते हैं चावल की तो क्या दे दिया, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक
वितरण या व्यापार क्या दे देगा, व्यापार का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में जो अपना क्वेश्चन आएगा या तो डायरेक्ट आएगा चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, या फिर कहेगा चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के साथ साथ व्यापार शब्दों को जोड़ देगा, किन किन क्षेत्रों के साथ ये आयात निर्यात का क्षेत्र किया जाता है। अब हम चावल की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से चावल कैसा व्यक्त है, हम बात कर रहे हैं चावल कैसी फसल है, सबसे पहले तो ध्यान कर लेना खाद्यान्न फसल है। यदि हम बात करें इसके अंतर्गत कैसी फसल, खाद्यान्न फसल है, और इस चावल की आवश्यक भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, अर्थात कैसे जलवायु का पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। हम चावल की बात कर रहे हैं, चावल कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा। अब हम इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो मुख्य रूप से एशिया के लगभग 40% जनसंख्या खाद्यान्न के रूप में किसको अपनाती है, चावल को अपनाती है। और यदि हम बात करें एशिया विश्व का लगभग 92% क्या करता है, चावल उत्पादन करता है। कितना, लगभग 92% चावल उत्पादन करता है। अब हम इसकी बात करते हैं औसत भौगोलिक दशाओं की। यदि औसत दशाओं की बात करें हम, औसत भौगोलिक दशा, यदि औसत भौगोलिक दशाओं की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं तापमान। ठीक है, यदि मैंने आपको बताया चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, अर्थात अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ये उगाया भी जाता है। मोस्टली बोते समय इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पकते जो जब विकास करता है अर्थात बढ़ते समय लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना, और पकते समय लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए क्या होता है, अनुकूल होता है, अनुकूल होता है। अर्थात 20 डिग्री से कम तापमान वाले क्षेत्र में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं नहीं मानी गई है। कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और यदि हम वार्षिक औसत तापमान की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसके लिए वार्षिक औसत तापमान 24 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना, वार्षिक औसत तापमान सबसे उपयुक्त माना गया है। अर्थात इसके लिए तापमान कितना, 24 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, ये तो थे। और इसी के साथ साथ हम बात करें तापमान तो अधिक होता ही है, और मेघाच्छादित अर्थात हम कह सकते हैं मेघों से मुक्त, या हम कह सकते हैं बिल्कुल साफ मौसम इसके पकते समय होना चाहिए, जो इसके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 वर्षा। नंबर 2 वर्षा। यदि हम वर्षा की बात करें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं 150 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में यह चावल आसानी से उगाया जाता है। लेकिन इससे कम वाले प्रदेशों में चावल की जो खेती की जाती है वो किसके माध्यम से पूरी की जाती है, सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से खेती की
क्या करती है, पानी की पूर्ति की जाती है। और इसकी जड़ें, या हम कह सकते हैं इसके खेत में कम से कम 75 दिनों तक जल भरा हुआ रहना चाहिए। अर्थात खेत में 75 दिनों तक जल को भरा जाता है। और हम बात करते हैं अधिकांश चावल मुख्य रूप से कब उगाया जाता है, 150 से 200 सेमी वर्षा वाले प्रदेशों में। और हम बात करते हैं इनके जड़ों के लिए या इनकी जड़ों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम बात करते हैं कि इनके खेतों में कम से कम इनकी जड़ें 75 दिनों तक जल में डूबी हुई रहनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो ये चावल उगाया जाता है नदियों के मैदानी मिट्टी प्रदेशों में अधिकांश उगाया जाता है, क्योंकि उन प्रदेशों में आर्द्रता अधिक बनी हुई रहती है और इसलिए उन प्रदेशों में ये अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी की। नंबर 3 है मिट्टी। यदि मिट्टी की हम बात करें तो मुख्य रूप से चावल उत्पादन के लिए कछारी काली मिट्टी आवश्यक होती है। कछारी काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए मुख्य मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि यह कछारी, यह हम कह सकते हैं कछारी दोमट मिट्टी, कछारी दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंतर्गत जब